नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उस बहादुर नेता का जन्मदिन था कल, जिसने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। और राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, और राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के नौजवानों को और छात्रों को एक नए एंगल पे सोचने में मजबूर कर दिया, नए राह पे ले आए हैं। वो मुझे लगता है आने वाले टाइम के लिए नौजवान पीढ़ी बहुत कुछ बदल सकती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी राहुल जी से। एक बार बहुत लंबी बातचीत हुई थी और मैं बड़ा प्रभावित हुआ था कुछ चीज़ों को लेकर। नेता जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, उसमें एक राहुल गांधी है। ये मेरी फोटो तभी की है जो आप देख रहे हैं। बात करेंगे अभय दुबे जी से। आज की मेलोनी जी जो प्रधानमंत्री जी की सखी हैं, उन्होंने ट्रंप को हड़का दिया। हमारे विश्व गुरु जो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, अमेरिका कुछ भी करता है, हमारे विश्व गुरु खामोश रहते हैं। बात करेंगे राजनीति की, चंद्रबाबू नायडू कैसे ठिकाने लगा दी गए, और बहुत सारी बातें अभय दुबे जी के पास। सीधा चलता हूं आपको उनके पास लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। 4PM बिजनेस ये लोगो देख रहे हैं, नया चैनल है। मेरी मदद करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, 4PM बिजनेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बातचीत शुरू करूं उससे पहले राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे वो नेता इसलिए भी पसंद है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर जब आरोप लग रहे हों वो खामोश रहें। वो मंच पर रोए नहीं कि मुझे 50 किलो गाली दे दी, देखो मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। उसको पप्पू साबित करने के लिए संघ ने, बीजेपी ने, कारपोरेट हाउस ने, मीडिया के दलालों ने, लोग कहते हैं कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए फूंक डाला। लेकिन राहुल गांधी ने कभी जवाब नहीं दिया कि जो बोल रहा है बोलते रहने दो, मैं अपने कामों से जवाब दूंगा। और जब उसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत छोड़ो यात्रा करी तो पसीने आ गए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम में ब्रजेश पाठक, उन्होंने कमेटी बना दी थी कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती, डॉक्टर तलाश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कमेटी बनती है, सब फर्जी कमेटियां होती हैं। जैसे राम मंदिर चढ़ावे को लेकर SIT कमेटी बन गई। कुछ भी मामला हो तो SIT कमेटी बना दो, न्यायिक जांच बना दो, वो गायब हो जाती है। तो ऐसी ही वो राहुल गांधी को ठंड क्यों लगती है, ब्रजेश पाठक जी ढूंढ नहीं पाए अभी। लेकिन राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनकी हैसियत क्या है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश में जो माहौल बना वो काबिल तारीफ है। तो इस नेता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई उनकी ऊर्जा को और उनकी स्पष्ट वादता को। आज नौजवानों ने के रूप में उनका कल जन्मदिन मनाया गया, और वो एक नई पहल कर रहे हैं देश के छात्रों और नौजवानों को रोजगार, उनके भविष्य इससे जोड़ने की। तो बात यहीं से शुरू करते हैं आज की। राहुल गांधी की जो ये योजना है कि यूथ को, छात्रों को, नौजवानों को इसमें कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। मुझे लगता है आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार है नहीं, परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, पेपर गायब हो जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं। युवा बहुत परेशान है। इतना मैंने कभी खराब हालत में नौजवानों को देखा नहीं। क्या करेंगे इस संदर्भ में, राहुल गांधी की ये पहल क्या कुछ क्रांति ला पाएगी? देखिए, भारत की राजनीति काफी जटिल है और इसकी कई गुत्थियां हैं। एक गुत्थी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये भारतीय राजनीति की एक गुत्थी है। गुजरात से एक आदमी आया, उसने पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे कब्जा किया, उसके बाद में उसने देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया। देश का बड़े से बड़ा जो कारपोरेट पूंजीपति है वो नरेंद्र मोदी को पसंद करता है और वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भी नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो देश की जो ऊंची जातियां हैं वो भी नरेंद्र मोदी को पसंद करती हैं। वो मानती हैं कि नरेंद्र मोदी को ही भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये जो बड़ी बड़ी ताकतवर यानी ग्लोबल ताकतें, भारत की कारपोरेट पूंजी और देश की ऊंची जातियां जो कि सब हर मंच पे बैठी हुई हैं, नियंत्रणकारी मुकामों पर बैठी हुई हैं, वो नरेंद्र मोदी को पसंद करती हैं। क्यों पसंद करती हैं? उससे उनको क्या फायदा है? क्या देश के पूंजीपतियों को भी बड़ा भारी फायदा हो रहा है? अगर क्या देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन हो गई है? कोई किसी बात का सही ठीक जवाब नहीं है। अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। इसके बावजूद भी ये गुत्थी है कि नरेंद्र मोदी अभी तक सत्ता में क्यों टिके हुए हैं। देश की एक दूसरी गुत्थी और है, जनता जो समझने की कोशिश कर रही है। उस गुत्थी का नाम है राहुल गांधी। अगर जनता राहुल गांधी को समझ लेगी तो फिर नरेंद्र मोदी की गुत्थी अपने आप हल हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी तब सत्ता से हट जाएंगे। केवल एक ही व्यक्ति में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की क्षमता है, और वो व्यक्ति है राहुल गांधी। धीरे धीरे करके राहुल गांधी की वो क्षमताएं प्रकट हो रही हैं। अब आप देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपनी सीटें दूनी की।
राहुल गांधी के ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाती है, और राहुल गांधी का जन्मदिन रोजगार मेले के तौर पर, रोजगार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हर साल 56 साल के हो गए आज राहुल गांधी। हर साल दिल्ली के अंदर एक बड़ा रोजगार मेला लगाया जाता है, जिसके अंदर 150 के आसपास कंपनियां आती हैं और सैकड़ों हजारों प्रशिक्षित छात्र जो है, जो रोजगार के लिए प्रशिक्षित नौजवान जो हैं, जो इंजीनियर हैं, कोई MBA किए हुए है, तरह तरह के कौशलों में प्रशिक्षित हैं, वो सब वहां पर आते हैं और उनमें से हजारों को नौकरी प्राप्त होती है, ऑफर लेटर मिलते हैं कंपनियों के। पिछली बार जब रोजगार मेला लगा था, पिछले साल जब राहुल गांधी 55 साल के थे, तब 1,500 नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ था आज के दिन। इस बार के आंकड़े कल तक आ जाएंगे। इस बार तालकटोरा गार्डन में ये मेला लगा था। अच्छा, इससे ठीक पहले उन्होंने कोटा के कार्यक्रम की हम लोग चर्चा कर चुके, और हम लोग जानते हैं कोटा के कार्यक्रम की जो स्पिरिट थी, वही स्पिरिट इस रोजगार मेले की स्पिरिट थी। उन्होंने कोटा कार्यक्रम में भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, भाजपा का नाम नहीं लिया, वोट की कोई बात नहीं की, राजनीति की कोई बात नहीं की, ना इस मेले में वोट की कोई बात की गई, राजनीति की बात की गई। तो ये देखिए एक खास तरह की राजनीति, खास तरह से राहुल गांधी गतिशील हैं। उनके पास कुछ खास तरह की योजना है। भारत जोड़ो यात्रा भी एक खास तरह की योजना थी। लाल किताब हाथ में लेके सारे देश में घूमना कि ये लोग, इन लोगों को अगर ज्यादा सीटें मिल गई तो ये लोग संविधान बदल देंगे, आरक्षण के लाभ जो है वो दलितों, आदिवासियों और OBC से छीन लेंगे, ये भी एक खास तरह की योजना थी। मैं मानता हूं कि रोजगार मेले भी एक खास तरह की योजना है। ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग हबों में जाकर बड़े बड़े कार्यक्रम करना, जो अभी पहला कार्यक्रम हुआ है, इसके बाद पटना में होगा, इसके बाद लखनऊ में होगा, इसके बाद जयपुर में होगा, इसके बाद भोपाल में होगा, ये भी एक खास तरह का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इन कार्यक्रमों के जरिए, इस तरह की गतिविधियों के जरिए, जो देश की 50% से ज्यादा आबादी है, जो युवा आबादी है, जो उत्पीड़ित महसूस करती है व्यवस्था से, इसको रोजगार नहीं है, जिसका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है, उसको लगातार संबोधित कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि वो 2029 के लिए तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की विधानसभा चुनाव में बहुत कम दिलचस्पी है। विधानसभा चुनाव में उनकी केवल नाम मात्र की ही दिलचस्पी है, क्योंकि लड़ने पड़ते हैं चुनाव। उनका फोकस जो है लगातार 2029 के ऊपर है। ये है एक और वो आप उनका हॉर्स विजन है, इसको आप महाभारत की भाषा में कह रहे हैं तो चिड़िया की आंख वाला विजन है। वो 2029 के चुनाव के ऊपर अपना फोकस रखे हुए हैं और उसी के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे करके जो देश के नौजवान हैं, छात्र हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ये व्यवस्था उनके संघर्ष को कामयाब नहीं होने दे रही है, उन तमाम लोगों के साथ में उत्तरोत्तर जुड़ते जा रहे हैं। उनके बीच में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी को पता है कि इस क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का क्षय हो रहा है। केवल कुछ हिंदुत्ववादी ट्रेनिंग लिए हुए जो युवा छात्र हैं, जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और भाजपा और संघ के दूसरे संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनको अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो युवाओं का समाज है उसमें मेरे ख्याल से इस वक्त राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उत्तरोत्तर उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी इसी डगर पर लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लग भी रहा है कि राहुल युवाओं में अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो रहे हैं। उधर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि जो मेलोनी हैं वो ट्रंप को इतना लतिया रही हैं, इतना बुरा कह रही हैं कि ट्रंप झूठ बोलते हैं। और मेलोनी जी के जो मित्री कहूँगा मैं, क्योंकि दोनों बहुत बढ़िया तरीके से जब हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको टॉफ़ी खिला रहे थे, अच्छी बात है, रिश्ते अच्छे होने चाहिए। और लोग खराब बातें कर रहे थे, मैं उनका पक्ष नहीं हूँ। एक महिला पुरुष के बीच अच्छे रिश्ते भी होते हैं, मानसिक रिश्ते भी होते हैं। अब मोदी जी को अगर टॉफ़ी खिलाने में अच्छा लग रहा है तो इसमें मुझे क्या आपत्ति है, किसी को भी क्या आपत्ति हो। लेकिन फिर थोड़ी मेलोनी जी से हिम्मत भी सीखनी चाहिए मोदी जी को। ट्रंप को उन्होंने गरिया के रख दिया कि झूठ बोलते हैं, तगड़ा नेता झूठ बोलता है।
तो मोदी जी मेलोनी से क्यों नहीं सीख पा रहे कि ट्रम्प जो हमारे भारतीयों को हथेड़ी, हथकड़ी और बेड़ी लगा के भेजते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं, की करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे बेइज्जती करते हैं, टैरिफ लगाते हैं, तो मोदी जी कम से कम मेलोनी जी से ही सीख के कुछ हिम्मत तो पैदा कर सकते हैं। तो मोदी जी मेलोनी से भी क्यों नहीं सीखते, किससे सीखेंगे वो? देखिए देखिए मोदी जी के जीवन की जो राजनीतिक सफलता है उसमें एक पक्ष ऐसा है जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है, वो है मोदी जी का नाटकीय होना। मोदी जी काफी नाटकीय व्यक्ति हैं और वो हमेशा अपने अपने नाटकीय चरित्र के मुताबिक हर जगह एक सीन क्रिएट करते हैं। हर जगह मोदी जी एक सीन, नजारा बनाते हैं। उस नजारे से वो उस नजारे को एक इवेंट की तरह वो ग्रहण करते हैं और उसी तरीके से उस इवेंट का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। मेलोनी के साथ उन्होंने वो इवेंट किया, उनको उन्होंने मेलोडी की एक थैली भेंट की और वो एक चूंकि प्रपंच था, एक इस तरह का नजारा था, तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर वो उनका वो हिट हो गया। तो मेलोनी ने उनसे कह दिया कि इंस्टाग्राम पे हम लोग जो है वो एक हिट कपल हैं। इस बात का भी नरेंद्र मोदी ने लाभ उठाया। अब ट्रंप के साथ जब जब ट्रंप के साथ होते हैं तो मामला पलट जाता है। ट्रंप उनसे भी ज्यादा बड़े नाटकबाज हैं और ट्रंप उनके मुकाबले बहुत ताकतवर आदमी भी है, बदतमीज भी बहुत ज्यादा है। ट्रंप किसी से कुछ भी कह सकते हैं। तो ट्रंप के सामने मोदी जी का नाटक नहीं चलता है। मोदी जी सहमे सहमे से बैठे रहते हैं ट्रंप के सामने। ट्रंप को वो कोई ट्रॉफी की थैली भेंट करेंगे, कोई चीज भेंट करेंगे, ट्रंप पे उसका कोई असर नहीं होगा। ट्रंप हो सकता है उसके बारे में बयान दे दें कि मोदी गेव मी दिस, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट आई रियली डू नॉट लाइक दिस गिफ्ट। वो ये भी कह सकते हैं। तो मोदी जी ट्रंप को कुछ भी भेंट नहीं करते कभी भी। ये एक असल में ट्रंप के सामने मोदी जी का जो ड्रामा है, मोदी जी जो ड्रामा करते हैं हर एक के सामने है, चाहे गले मिलने का ड्रामा हो, चाहे बहुत ज्यादा हाथ पकड़ के जोर जोर से हंसने का ड्रामा हो, चाहे टॉफी भेंट करने का ड्रामा हो, चाहे झूला झुलाने का ड्रामा हो, चाहे बिरयानी खाने का ड्रामा हो, यही तो उन्होंने विदेश नीति में सारे काम किए हैं। उन्होंने भाई शी जिनपिंग को उन्होंने झूला झुलाया, सब लोगों से मिलते हैं, मिलने के बाद उसका हाथ पकड़ते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, हाथ हिला के, ये सब करते नहीं करते मोदी जी। ट्रंप के सामने ये सब नहीं चलता है, ट्रंप पे इन चीजों का असर नहीं पड़ता है। तो इससे मोदी जी ट्रंप से दबा महसूस करते हैं और वो उनको लगता है कि ये बहुत ताकतवर आदमी है, अगर हम इसके साथ में रहेंगे तो कुल मिला के हमें इससे लाभ होगा। और ट्रंप, जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, कोई आदमी जो बहुत शक्तिशाली है, आप उसके बगल में खड़े होते हैं तो आप उसकी शक्ति से जो आभा निकलती है, उस आभा में आप अपना चेहरा चमकाते हैं। इस तरीके से नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध को मैं इस तरीके से देखता हूं। ठीक बात है, यही और यही रिश्ते नजर भी आते हैं। भारतीय राजनीति की बात करेंगे तो मोदी जी ने, बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू को भी ठिकाने लगा दिया। बहुत हार्ड बार्गेनर माने जाते थे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन बंगाल में टीएमसी में जिस तरह तोड़फोड़ कराई है, उससे चंद्रबाबू नायडू को समझ में आ गया कि बीजेपी के संग रहने का खतरा क्या होता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये कानपुर में ठगू के लड्डू का स्लोगन है, आपने भी खाए होंगे लड्डू वाले। अब चंद्रबाबू नायडू लग गए किनारे, क्योंकि अब उनको जरूरत नहीं है, उन्हीं जैसी बड़ी नेता आ गई, टीएमसी के लोग आ जाएंगे, सपोर्ट कर देंगे। क्या लगता है आपको अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? आराम से शांति से बैठेंगे, डांट सुनेंगे, या कुछ और गेम करेंगे? देखिए, चंद्रबाबू नायडू हों चाहे नीतीश कुमार हों, जब ये गठजोड़ सरकार बनी थी तो हम सब लोगों का अंदाजा था कि ये दोनों नेता जो है, क्योंकि अब मोदी सरकार इनके ऊपर निर्भर है, तो ये लोग अपने फायदे के लिए मोदी सरकार को लगातार दबाव में रखेंगे और तरह तरह की मांगे करेंगे उनसे। शुरू में उन्होंने किया भी ऐसा। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी रकम की मांग की। नीतीश कुमार ने भी बिहार के लिए कुछ स्पेशल पैकेज की मांग की, क्योंकि स्पेशल पैकेज टेक्निकली नहीं मिल सकता था, वो प्रथा खत्म कर दी गई थी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, अगर स्पेशल पैकेज नहीं, लेकिन कुछ हमें भी बड़ी लंबी चौड़ी रकम दे दो। तो उस वक्त मोदी सरकार दबाव में महसूस कर रही थी और मोदी सरकार ने उनकी बात मान भी ली। यहां तक कि एनडीए के इतिहास में पहली बार तेलुगु देशम के एक नेता को गवर्नर का पद तक दिया गया। छोटे राज्य का गवर्नर का पद दिया गया, लेकिन दिया गया। इससे पहले किसी
सारे ये चीजें भाजपा के लोगों के लिए तय थी। तो उस वक्त ये लगा था कि ये दोनों नेता शायद बार बार मोदी को निचोड़ेंगे अपने फायदे के लिए। लेकिन हम लोगों ने देखा परिस्थिति बदली। जैसे ही मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीते और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने थोड़े से जो संबंधों में खटास आ गई थी, उस खटास को उन्होंने दूर किया और संघ ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। यानी घर के अंदर मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीत के ये साबित किया कि अभी भी चुनावी रणनीति पे उनकी पकड़ है और वो ऐसे चुनाव जीत सकते हैं जो चुनाव लगभग हारे हुए माने जा रहे थे। और संघ के साथ जैसे ही उन्होंने संबंध अच्छे किए, वैसे ही जो उनके घर के अंदर उनके ऊपर छींटाकशी हो रही थी और उनका लगातार तिरस्कार और अपमान चल रहा था, उसको उन्होंने दूर कर दिया। इसके बाद मोदी जी मजबूत हो गए। फिर मोदी जी ने, जब मोदी जी अंदर मजबूत हुए, तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपने जो गठजोड़ पार्टनर थे उनको उन्होंने ये संदेश दिया कि वो निचोड़े जाने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। और आप देखिए शुरुआत के उस दौर के बाद में फिर नीतीश कुमार उल्टे नरेंद्र मोदी पर निर्भर हो गए अपने बेटे की राजनीति में स्थापित करने के लिए, और चंद्रबाबू नायडू भी नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी किस्म का दबाव बनाने में असमर्थ रहे। अच्छा, अब आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी को परिसीमन करना है। परिसीमन करने के लिए उनको 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत से एनडीए काफी दूर है। तो उन्होंने सिलसिलेवार तमाम दलों को जो टूट सकते हैं उनको उन्होंने तोड़ना शुरू किया है, और इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हुई है और एनडीए भी मजबूत हुआ है। मेरे ख्याल से वो जो 7 राज्यसभा सदस्य पंजाब से आम आदमी पार्टी के टूटे थे राघव चड्ढा के नेतृत्व में, वो तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन उसके बाद में जो लोग टूटे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस के हो, ये लोग सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। इन लोगों ने अलग गुट बनाया है और कुछ दूसरे नामालूम किस्म के, अनाम किस्म के दलों में अपना विलय कराकर ये लोग एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। इस बार ये वाली विधि अपनाई गई है। दूसरी तरफ द्रमुक से, डीएमके से लगातार एक बैक चैनल बातचीत भाजपा चला रही है। वो डीएमके को तोड़ने की बजाय डीएमके को फुसलाने की कोशिश कर रही है। उनके सामने एक फार्मूला पेश कर रहे हैं कि हम आपकी सीटें जो हैं 50% बढ़ा देंगे और इसी फार्मूले के तहत जो है हम परिसीमन करेंगे, इसलिए आपको उस तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप ये परिसीमन वाला बिल जब आए तो आपके सांसदों को चाहिए कि कम से कम इस बिल के ऊपर आप हमें समर्थन कर दें। डीएमके ने अभी तक हाँ नहीं बोली है। अभी 44 सीट 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दूर है। अगर डीएमके उनसे कह देती है कि हमारे सारे सांसद आपका समर्थन करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, परिसीमन के मुद्दे के ऊपर, तो फिर बहुत छोटी संख्या रह जाएगी जो संख्या भाजपा को कवर करनी है। उस संख्या को कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है और कोशिश करके बहुत सारे सांसदों को अनुपस्थित कर दिया जाएगा। अनुपस्थित करने से दोनों जो उपस्थित सदस्यों की संख्या होगी वो प्रभावी रूप से कम हो जाएगी और उस कम संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना 2/3 बहुमत साबित कर देगी। मेरा मानना है कि वो इस योजना के ऊपर चल रहे हैं और लगातार उनकी यही योजना है कि या तो उनके पास 2/3 बहुमत हो जाएगा, 2/3 बहुमत नहीं हुआ तो इस तरीके से 2/3 बहुमत साबित कर देंगे। आप देखिए महीने 2 महीने के अंदर ये बात हो जाएगी इस तरह की। ये तो बड़ा शॉकिंग हो जाएगा कि अगर इस तरह का बहुमत साबित किया तो ये समझ में आ जाएगा कि अब क्रांति नई होगी और उत्तर प्रदेश खास तौर से निशाने पे होगा। राम मंदिर ने, भगवान राम ने वो तमाचा दिया है जो राम के नाम पर लूट करते थे। ये तो कहते हैं कि भगवान का अदृश्य ताकत, भगवान का सिर पे डंडा पड़ना। ये जो गोबर भक्त थे उनके कारनामे सामने आ गए हैं। भाई इन्होंने जमीनों में घोटाला किया, चढ़ावे में घोटाला किया, शिलाएं बेच दी, और तो नई नई बात सामने आ रही है। और भक्त भी
जो चंदा चढ़ता था वो शायद 10% रह गया, 90% लोगों ने पिछले 15 दिनों में चढ़ावा चढ़ाया ही नहीं। लोगों को लगा कि हम भगवान के नाम पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और ये बेईमान अपनी जेबें भर रहे हैं। चंपत हो गए वो चंपत जी, गायब ही हो गए, मिल ही नहीं रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं किसी के पास कोई सबूत हो तो एसआईटी को ला के दीजिए। क्या सबूत होते हैं जो पैरों में गोली मार दी जाती है? क्या सबूत होते हैं जो बुलडोजर चला दिया जाता है? चंपत राय के और ड्राइवरों के घरों से सोना बरामद हो गया तो अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? वो कहाँ चले गए एसटीएफ के अमिताभ यश की बहादुरी वाली गाथाएं, वो पैरों में गोली मारने की कहानियां, वो किसके लिए होती है? लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं कि इन बेईमानों के, और कौन बेईमानों के राज करेगा? यूपी के आईएएस और आईपीएस अफसरों के घर वालों की जमीनें ही निकल गई ना, कि अयोध्या में किसने माँ के नाम पर, किसने सास के नाम पर, किसने बाप के नाम पर, किसने ससुर के नाम पर, इन अफसरों ने ही जमीनें, भगवान की नगरी में इन्होंने ही रिश्तेदारों के नाम पे जमीनें खोद डाली सारी, खरीद डाली सारी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अयोध्या में जितना भ्रष्टाचार हुआ है अकेले अयोध्या में, उतना शायद उत्तर प्रदेश के किसी भी, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एनआरएचएम घोटाला था जिसमें 3 सीएमओ की हत्या हो गई, मुझे लगता है इतना भ्रष्टाचार तो उसमें भी नहीं हुआ। यानी जब उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा तो भगवान राम की नगरी अयोध्या उस रूप में भी दर्ज की जाएगी कि इस जिले में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। किया किसने? गुजराती ठेकेदारों ने, संघ और बीजेपी से जुड़े लोगों ने। भगवान का नाम भी इन्होंने कहीं का छोड़ा नहीं। क्या कुछ असर पड़ेगा इन बेईमानों पे? कोई असर नहीं पड़ेगा। भगवान जी का श्राप लगेगा? नहीं लगेगा अभय जी। देखिए, असर पड़ सकता था। एक तो पहली बात, मैं आपकी इस बात का पूरी तरह सहमत हूं कि राम मंदिर के इर्द गिर्द ये जो बहुत बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो जमीन घोटाले से लेकर और दान पात्र से गायब हुई रकम से जुड़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इस वक्त सब लोग इस स्कैंडल को दबाने में लगे हुए हैं। और ये देख के मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है कि दबाने वालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। लगता यह है कि वो स्कैंडल को जबकि उनसे उम्मीद ये की जाती थी कि वो स्कैंडल को दबने नहीं देंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो अब 6-7 महीने ही दूर रह गया है एक तरह से, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता यह है कि उन्होंने, मैं पहले कह भी चुका हूं 4 PM के मंच पे, आपके साथ बातचीत में ही कह चुका हूं कि इन्होंने, लगता है कि कांग्रेस की भाजपा आला कमान के साथ में इन्होंने एक तरह का एक फौरी समझौता सा कर लिया है चुनाव जीतने के मकसद से। इसलिए वो इस मामले में हाथ नहीं डालना चाहते, इसलिए वो इस मामले में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और चंपत राय वगैरह जैसे लोगों के साथ में उनका विवाद पैदा हो। इसलिए वो एक एसआईटी सी बना दी है उन्होंने, और इस तरह की बात बोल रहे हैं कि आपने राम मंदिर बनने के लिए इतने दिन तक प्रतीक्षा की, अब 10 दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए, सब मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब लोग यही फिक्रा बोल रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ये है कि वहां तो दूध है ही नहीं, पानी में खड़िया पड़ी हुई है, उसमें से क्या दूध निकलेगा? पानी में खड़िया डाल के उसको सफेद किया गया है, दूध कहाँ से निकलेगा उसके अंदर? वो तो निकलेगा नहीं दूध उसके अंदर। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और जब सरकार ही भ्रष्टाचार की पोल खोलने के खिलाफ हो, सरकार ही उस भ्रष्टाचार को दबाने के पक्ष में हो, तो कैसे उस भ्रष्टाचार के दोषी पकड़े जाएंगे? कोई नहीं पकड़ा जाएगा दोषी। कितना खराब है कि लोगों की आस्थाएं, जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, गरीब होते हैं, जो 50 रुपए भी जिसके लिए भगवान को चढ़ावा देना, मतलब किसी हम जैसे आदमी के लिए जो 5 लाख होगा उसकी 50 रुपए की बरकत के बराबर होती है। उसकी जिंदगी में होती कितना रुपया, उसके लिए 50 रुपए बहुत होते हैं, लेकिन तब भी वो मन से श्रद्धा के संग भगवान को 50 रुपए अर्पित करता है। और ये बेईमान, ये तो भगवान के चढ़ावे में से गड्डी की गड्डी ले जा रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा क्यों नहीं बर्खास्त किए गए अभी तक? चंपत राय क्यों नहीं हटाए गए? नृपेंद्र मिश्रा क्या जिम्मेदार नहीं है? कार सेवकों पे गोली चलाई, मंदिर में भ्रष्टाचार। सब लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं राम मंदिर के बनवाने में, और अयोध्या का जो सुंदरीकरण, सड़कों का जो चौड़ीकरण, ये सब वगैरह जो हुआ था, इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और हम सब लोग इस बात को जानते हैं, बार बार इस बात की मांग उठती रही है, इन मसलों के ऊपर प्रकाश डाला जाता रहा है, भंडाफोड़ होते रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पक्ष में है कि इस मामले को किसी भी तरीके से बिगड़ने न दिया जाए, किसी भी तरीके से इसको दबाए रखा जाए।
मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तो कुछ नहीं होगा। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाएगा और मोदी और अमित शाह मिलकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, अगर जीत गई भाजपा, अगर लगा हुआ है, अभी तो कोई गारंटी से नहीं कह सकते कि भाजपा ही जीतेगी, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तब देखिए क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक बात है, निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत मुझे बताइएगा। आपकी जो प्यार भरे कमेंट आते हैं, ये मेरी ताकत है, मेरा हौसला है, इसे बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।